हेलो व्यूअर्स, केबीएम क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और मैं लेकर आई हूँ यूपी पीजीटी 2023 की बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगली श्रृंखला। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं है तो इसे कहा जाता है। सही उत्तर है डी, दोहरा अंध अध्ययन। दोहरा अंध अध्ययन जिसे डबल ब्लाइंड स्टडी भी कहा जाता है। डबल ब्लाइंड स्टडी या दोहरा अंध अध्ययन नैदानिक परीक्षण का एक प्रकार है जिसमें परीक्षण समाप्त होने तक प्रयोगकर्ता यानी कि शोधकर्ता और प्रतिभागियों दोनों को ही ये नहीं मालूम होता कि प्रयोज्यों को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस प्रकार का उपचार दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उपयोग शोध परिणामों में पूर्वाग्रहों को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस एवं द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रोज अप लिखा? सही उत्तर है ए, टर्मन। टर्मन जिनका पूरा नाम लेविस टर्मन है, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, स्थिर व्यामोह। स्थिर व्यामोह यानी पैरानोइया, ये एक गंभीर मानसिक विकार है जिसका मुख्य लक्षण विभ्रम और मिथ्या विश्वास होते हैं। प्रश्न संख्या 4। ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है? सही उत्तर है डी, वाक क्षेत्र। ब्रोका क्षेत्र जिसकी खोज पियरे पॉल ब्रोका ने की थी और उन्हीं के नाम से इसको ब्रोका क्षेत्र कहा जाता है। ब्रोका क्षेत्र के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाक क्षेत्र से संबंधित है। इसके द्वारा भाषा निर्माण और भाषा समझ, ये दो बुनियादी काम किए जाते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का डैमेज हो जाए तो व्यक्ति भाषा संबंधी समस्याओं का सामना करता है। मन ऊर्जा मनोविज्ञान हॉर्मिक साइकोलॉजी का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है सी, मैकडूगल। अगला प्रश्न, द बर्थ ऑफ मैच्योरिटी नामक प्रसिद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है सी, कागन तथा मास द्वारा। कागन तथा मास द्वारा द बर्थ टू मैच्योरिटी, ये जो स्टडी है ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परासरण ग्राही ऑस्मोरिसेप्टर कहाँ स्थित होता है? सही उत्तर है डी, हाइपोथैलेमस में। ऑस्मोरिसेप्टर एक संवेदी रिसेप्टर है जो शरीर में सोडियम की मात्रा और शेष पानी को विनियमित करता है। समस्थिति होमियोस्टेसिस क्या है? सही उत्तर है बी, शरीर के अंदर एक संतुलित शारीरिक अवस्था। समस्थिति या होमियोस्टेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए समायोजन करके संतुलन बनाए रखता है। यदि समस्थिति सफल होती है तो जीवन चलता रहता है और अगर समस्थिति असफल होती है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। गुड एनफ द्वारा अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया कि परिपक्वता के कारण ही संवेगों का विकास होता है। उनके इस अध्ययन में प्रयोज्य थे। सही उत्तर है डी, अंधे तथा बहरे बच्चे। गुड एनफ जिनका पूरा नाम फ्लोरेंस गुड एनफ, ये एक महिला मनोवैज्ञानिक थी। हालांकि ऐसा कह के मैं हिमाकत कर रही हूँ क्योंकि गुड एनफ ने खुद अपने शब्दों में इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ वुमेन साइकोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका मापन पॉलीग्राफ द्वारा नहीं होता है? सही उत्तर है सी, आमाशयी आकुंचन। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन होती है जिसे सामान्य भाषा में लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ने की मशीन कहा जाता है। लाई डिटेक्टर के द्वारा व्यक्ति के हार्ट रेट, उसके सेंसेशन, उसका जो ब्रीथ है वो, और ब्रेन सिग्नल्स, बीपी, इन सब का में जो चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका मापन किया जाता है। और अपराधी व्यक्ति जो होते हैं उनमें यही चेंजेस के द्वारा उसके झूठ को पकड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 11। प्रत्यक्षीकरण स्थैर्य परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी पूर्ण होता है जब? सही उत्तर है
बी, ब्रुंसविक रेशियो या ब्रुंसविक अनुपात 1 होता है। जब ब्रुंसविक रेशियो 1 होता है उस समय परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी पूरी होती है, पूर्ण होती है। जब दो वस्तुएं अपारदर्शी तथा एक सीध में होती है तो जो वस्तु ढक लेती है वह समीप तथा जो वस्तु ढक जाती है वह दूर प्रतीत होती है। इस गोचर को कहा जाता है। सही उत्तर है बी, हस्तक्षेप या इंटरपोजिशन। अगला प्रश्न, नवजात शिशु जिन महत्वपूर्ण स्रोतों से सूचनाएं ग्रहण करते हैं वे हैं। सही उत्तर है सी, ध्वनि एवं स्पर्श। प्रश्न संख्या 14, स्मृति के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? सही उत्तर है बी, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। ये सीखना और स्मृति इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कमजोर और लचीली यानी फ्लेक्सिबल संरचना होती है और इसमें अगर डैमेज हो किसी प्रकार का तो ये जो डैमेज है वो एमनेशिया का कारण बनता है। एमनेशिया यानी मेमोरी लॉस। प्रश्न संख्या 15, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट से उत्तर दीजिए। तो इनको मैच करते हैं। चाक्षुष स्मृति, इसका संबंध है दृष्टि प्रतिमाओं का संचयन। दूसरा है अर्थगत स्मृति, इसका संबंध है शब्दों, संप्रत्ययों, तथ्यों एवं प्रतीकों का संचय। प्रासंगिक स्मृति, इसका संबंध है निजी सांवेदिक अनुभवों से प्राप्त सूचनाओं का संचयन से। और डी है प्रक्रियात्मक स्मृति, जिसका संबंध है क्रियाओं एवं कौशलों का संचयन। तो इस प्रकार से सही उत्तर है 2, 3, 4, 1। सही उत्तर है सी, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न, सूत्र दिया है RSC इक्वल टू R-W/N इंटू 100। ये सूत्र किस विधि से संबंधित है? सही उत्तर है डी, पहचान विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं। कथन सी, सीखने के लिए प्रबलक का होना अनिवार्य है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, एक परिवार में पिता को सुबह उठकर पानी पीते देखकर बच्चा भी इस आदत को अपना लेता है। बच्चे के इस आदत निर्माण में किस कारक का प्रभाव माना जा सकता है? सही उत्तर है सी, सामाजिक पर्यावरण का, क्योंकि पिता परिवार का हिस्सा है और परिवार जो है वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 19, जब निष्पादन यानी सीखने की उन्नति की रफ्तार शुरू में कम होती है और बाद में अधिक हो जाती है तो वक्र आरंभ में मंद गति से उठता है और बाद में तेजी के साथ उठता जाता है। इस प्रकार के वक्र को कहा जाता है। इस प्रकार का वक्र ये आप देख सकते हैं, शुरू में सीखने की गति मंद है यानी वक्र ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन बाद में तेजी से वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो वक्र है वो कहलाता है धनात्मक त्वरित वक्र। सही आंसर है धनात्मक त्वरित वक्र। प्रश्न संख्या 20, घर पेड़ व्यक्ति हाउस ट्री पर्सन टेस्ट और HTP परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है ए, बुक। HTP टेस्ट यानी कि हाउस ट्री पर्सन टेस्ट एक प्रकार का प्रोजेक्टिव ड्राइंग टेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि ड्राइंग लोगों के इनर थॉट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक क्रिया विधि को इसके द्वारा जाना जा सकता है। इस टेस्ट में व्यक्ति को एक घर, एक पेड़ और एक व्यक्ति की ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है। आजकल इसका यूज काउंसलिंग में बहुत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोना मनोग्रंथि या जोना कॉम्प्लेक्स किसका संप्रत्यय है, यानी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सही उत्तर है ए, मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो इनका पूरा नाम। जोना कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करें उसके पहले ये बता दूं कि इब्राहिम मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान से
संबंधित है। जोना कॉम्प्लेक्स यानी सफलता का डर। ये डर व्यक्ति को आत्म वास्तविकता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या किसी अपनी क्षमता की प्राप्ति से रोकता है। इसमें व्यक्ति नई चुनौतियों का सामना करने के डर से अपनी क्षमताओं का निषेध करता है, यानी पॉसिबिलिटी है, व्यक्ति के अंदर क्षमता है, बावजूद इसके वो नई चुनौतियों का सामना करने के डर से अपनी क्षमताओं को अवॉइड करता है या निग्लेक्ट करता है कहना चाहिए। ये एक्चुअली बाइबल की कहानी से लिया गया है, जहाँ पे जोना जो एक व्यक्ति होता है, ईश्वर द्वारा जो उसको काम सौंपा जाता है, उस काम को न करने के डर से, उस काम से बचने के लिए वो छुप जाता है। बड़ा शिप होता है, जहाज होता है पानी का, उसमें जाके वो छुप जाता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, इसीलिए इसको जोना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बाद में जोना को एक व्हेल मछली निगल लेती है और काफी दिन तक वो उसके पेट में रहता है। कहानी इसकी काफी लंबी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन से सुलीवान द्वारा बताए गए संज्ञान के स्तर नहीं है? सही उत्तर है डी, मोनोटैक्सिक। हैरिस टेक सुलीवान इनका पूरा नाम। इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में कॉग्निशन यानी संज्ञान के 3 स्तर बताए हैं, प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक और सिंटैक्सिक। तो मोनोटैक्सिक जो है वो उन्होंने नहीं बताया है, ये उत्तर सही है। भूमिका व्याकृति संग्रह परीक्षण रोल कंस्ट्रक्ट रेपरेटरी टेस्ट किसके द्वारा निर्मित है? सही उत्तर है बी, कैली। कैली जिनका पूरा नाम जॉर्ज कैली है। जॉर्ज कैली के अनुसार व्यक्तित्व की मूल इकाई व्यक्तिगत व्याकृति है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को समझना है तो उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के वातावरण, वस्तुओं और लोगों का परसेप्शन कैसे करता है और कैसे उनका इंटरप्रिटेशन यानी कि उनकी व्याख्या करता है। अपनी पूरी लाइफ में व्यक्ति तरह तरह के व्याकृति विकसित करता है, व्याकृति यानी कंस्ट्रक्ट विकसित करता है। प्रश्न संख्या 24। निर्जन मनोग्रंथि क्लस्ट्रल कॉम्प्लेक्स किसका संप्रत्यय है? सही उत्तर है सी, हेनरी मरे का। क्लस्टर कॉम्प्लेक्स या निर्जन मनोग्रंथि असुरक्षा की भावना, विश्वास के अभाव या हेल्पलेसनेस यानी कि निस्सहायता से संबंधित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टी स्कोर्स का प्रतिपादन किया। सही उत्तर है बी, मैककॉल ने। अगला प्रश्न। एबेक आलेख, एबेक ग्राफ का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है बी, फ्लैनेगन ने। प्रश्न संख्या 27। विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि परीक्षण की कालिक संगति तथा आंतरिक संगति दोनों का मापन करती है? सही उत्तर है ए, समान प्रारूप विधि। समान प्रारूप विधि जिसमें कि परीक्षण के 2 समान प्रारूप बनाए जाते हैं और उसके द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है ए, जोन्स। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में मनोवैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की गई। सही उत्तर है सी, 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, 1951 से 1955 तक। और इस दौरान 5 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में मनोवैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। ये 5 जिले हैं लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर और वाराणसी। अगला प्रश्न। एजुकेशन एंड गाइडेंस किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है सी, ब्रीवर। प्रश्न संख्या 31। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, किसका कथन है? सही उत्तर है सी, स्किनर। प्रश्न संख्या 32। चूजिंग अ वोकेशन किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है सी, फ्रैंक पार्सन। मानसिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। एपीए और WHO ये दोनों संस्थाएं हैं। DSM-3R और DSM-4 दो ही दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें जो है वो नवीनतम पद्धति DSM-4 को लगाया जाएगा। हालांकि इस समय की नवीनतम पद्धति नहीं है, लेकिन ये जो 2 पद्धतियां दी हुई हैं इनमें तो यही नवीनतम होगी। अगर DSM-5 आता है तो आप DSM-5 लगाएंगे आंसर, और अगर DSM-5TR आता है तो आप DSM-5TR लगाएंगे, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही एडिशन है। ये बता दूं कि DSM होता क्या है। DSM जो है वो द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसका फुल फॉर्म है। ये जो है वो
एपीए के द्वारा पब्लिश होता है। एपीए क्या है? एपीए जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जिसके द्वारा मानसिक जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको एक क्लासिफिकेशन उनका किया जाता है, जिसे डीएसएम बोलते हैं। डीएसएम 4 के बाद डीएसएम 5 जो कि 2013 में अपडेट हुआ था, और डीएसएम 5 के बाद भी डीएसएम 5 TR जो कि मार्च 2022 में पब्लिश हुआ। तो सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है वो डीएसएम 5 TR है, जो 2022 में पब्लिश हुआ। इनमें से जो भी ऑप्शन आपका सबसे लेटेस्ट होगा उसी पे आप टिक लगाएंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 के पदों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है फोबिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, और सूची 2 में वो किस चीज से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो इसको मैच करते हैं। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया जो है वो आग से असामान्य भय से रिलेटेड है। दूसरा है सीटोफोबिया, सीटोफोबिया जो है वो अधिक भोजन कर लेने का असामान्य भय है। सी है अगोराफोबिया, अगोराफोबिया जो है वो खुले स्थानों से असामान्य भय से संबंधित है। और एस्ट्राफोबिया जो है वो बादल या बिजली के कड़कने का असामान्य भय ये है। सही आंसर हुआ 2314, 2314 यानी कि बी सही आंसर है 2314। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मनोस्नायु विकृति साइकोन्यूरोसिस के निम्नलिखित किस वर्ग में फ्यूग को वर्गीकृत किया जा सकता है? यह आएगा डी मनोविच्छेदी विकृतियां, मनोविच्छेदी विकृतियां जिनको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। फ्यूग जो है वो अस्थाई स्मृति लोप होता है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी लॉस कहा जाएगा इसको। और इसमें व्यक्ति का न केवल मेमोरी लॉस होता है बल्कि वो इसका एंड जो है वो एक नई जगह पे होता है। जिस जगह पे रह रहा है उसको छोड़कर किसी और जगह चला जाता है। उस व्यक्ति को ये नहीं याद होता कि वो कौन है, वो अपने बारे में सब भूल जाता है, और अपनी पहचान के साथ साथ व्यक्ति अपने पास्ट को भी भूल जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि व्यक्ति नई जगह जाकर अपना नया परिवार बसा सकता है और उसकी पूरी फैमिली हो जाती है। आप लोगों को हिना फिल्म में जो ऋषि कपूर की भूमिका थी वो याद होगी, वो फ्यूग का ही एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है मनोविदलताई माँ, शिजोफ्रेनिक मदर, ये पद किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही उत्तर है ए फ्रोमरिक मान। शिजोफ्रेनिक मदर ये जो शब्द है या पद है फ्रोमरिक मान ने 1948 में दिया था। उनका ये कहना था कि जो भी अति संरक्षण करने वाली माएँ होती हैं और साथ ही साथ वो अस्वीकरण भी करती हैं, यानी रिजेक्शन और बच्चे को बहुत ज्यादा संरक्षण देना, ओवर प्रोटेक्शन जो होता है, वो दोनों चीजों का मिश्रण एक साथ जब होता है तो ऐसी माएँ जो होती हैं उनको शिजोफ्रेनिक मदर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है शिजोफ्रेनिया का कारण बनता है। उनका इस तरह का बिहेवियर जो है वो शिजोफ्रेनिया का कारण बनता है, इसलिए उन्हें शिजोफ्रेनिक मदर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस मनोविकार में व्यक्ति सिर्फ फुसफुसाकर बातचीत कर पाता है? सही उत्तर है सी एफोनिया में। एफोनिया में व्यक्ति फुसफुसाकर बात इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके स्वर यंत्र होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो व्यक्ति बोल नहीं पाता ठीक से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में असत्य युग्म है। मेनिया दिए हुए हैं और साथ में वो मेनिया किस चीज से रिलेटेड है वो दिया हुआ है। डी आंसर जो है वो असत्य है, यानी ये युग्म सही नहीं है। फैगोमेनिया हत्या करने की बाध्यता, एक्चुअली जो फैगोमेनिया है उसका संबंध है भूख से, यानी व्यक्ति जो होता है वो बहुत अधिक भोजन करने की इच्छा होती है उसके अंदर और उसकी भूख संतुष्ट नहीं होती, भोजन कर लेने के बाद भी उसको भूख लगी रहती है, तो ये उससे रिलेटेड है। और हत्या करने की बाध्यता जो है इसको कहा जाता है फोनोमेनिया। अगला प्रश्न, जब समूह में रहने की लागत संभावित पुरस्कारों से अधिक होने लगती है तब परिणाम होता है कि? सही उत्तर है सी, समूह में तनाव हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिविमीय दृष्टिकोण को मनोवृत्ति का कहा जाता है, कौन सा मॉडल कहा जाता है? 4 मॉडल दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ए एबीसी मॉडल। ये एटीट्यूड का मॉडल है। एटीट्यूड की 3 विमाएं बताई गई हैं, त्रिविमीय कहा गया है इसको, त्रिविमीय दृष्टिकोण। एटीट्यूड या मनोवृत्ति की 3 विमाएं होती हैं, ए, बी और सी। ए यानी अफेक्टिव, बी यानी बिहेवियरल और सी यानी कॉग्निटिव। तो भावात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक, इसलिए इसको एबीसी मॉडल कहा जाता है। एर्गोग्राफ
यंत्र का संबंध किससे है? सही उत्तर है ए, थकान। एर्गोग्राफ के द्वारा व्यक्ति की जो मांसपेशियों में थकान होती है उसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक हेनरी द्वारा विकसित यंत्र मर्करी डायनोमीटर किसका मापन करता है? मर्करी डायनोमीटर भी एर्गोग्राफ की तरह ही थकान का मापन करता है, तो उसका सही आंसर है ए, थकान। प्रश्न संख्या 43, पोलर पंखा इस कारण से उत्तम है कि उसमें डबल बॉल बेयरिंग लगे हैं। उपर्युक्त कथन किस प्रकार के विज्ञापन का उदाहरण हो सकता है? सही उत्तर है बी, तर्कयुक्त विज्ञापन, क्योंकि इसमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई गई है और वो आपके लिए क्यों बेस्ट है वो भी बताया गया, उसका कारण, उसका रीजन भी दिया गया है, यानी एक तर्क दिया गया है कि पोलर पंखा आपके लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें डबल बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं। तो ये एक तर्कयुक्त विज्ञापन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आम दर्शकों की मनोवृत्ति नायक के प्रति अनुकूल होती है, ऐसी मनोवृत्ति के विकास का मूल कारण होता है? सही उत्तर है ए, प्रेक्षणात्मक सीखना। अगला प्रश्न, मनोवृत्ति टीका एटीट्यूड इनोक्यूलेशन संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही उत्तर है सी, मैकगुरी। मनोवृत्ति टीका या एटीट्यूड इनोक्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग लोगों के रवैये या यानी कि एटीट्यूड के खिलाफ छोटे छोटे तर्कों द्वारा उनके दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया जाता है। जो पहले से उनका एटीट्यूड है उसमें चेंज लाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो मनोवृत्ति टीका है, ये शब्द मेडिकल इनोकुलेशन से ही आया है, यानी जिस तरह से लोगों को वायरस से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, तो वो टीके में क्या होता है, मृत वायरस इंजेक्ट किया जाता है लोगों की बॉडी में, या कमजोर वायरस जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं और व्यक्ति बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। तो व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है ना। तो उसी तरह से मनोवृत्ति टीका यानी कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, या किसी से संबंधित एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए छोटे छोटे रीजंस या तर्क दे करके कोशिश की जाती है, इसलिए इसको मनोवृत्ति टीका या एटीट्यूड इनोकुलेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनोवृत्ति निर्माण में निहित संघटकों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है बी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। प्रश्न संख्या 47, फ्लडिंग को यह भी कहा जाता है? सही उत्तर है सी, इन विवो प्रविधि। इन विवो प्रविधि, इसका उपयोग फोबिया के उपचार के लिए किया जाता है, यानी फोबिया के उपचार की एक प्रविधि है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्द्वंद इस कथन में इधर कुआं उधर खाई दिखाता है? सही उत्तर है बी, परिहार परिहार, यानी हम कुएं से भी बचना चाहते हैं और खाई से भी बचना चाहते हैं, तो दोनों से दूर हटना चाहते हैं, इसलिए बी, परिहार परिहार। प्रश्न संख्या 49, कान में पाए जाने वाला कड़वा मोम बिटर वैक्स किससे स्रावित होता है? सही उत्तर है ए, मिटस में स्थित रोम कोशिकाओं से। इस भाग का अंतिम प्रश्न, दंड एवं शंकु में मुख्य अंतर है? सही उत्तर है बी, तीव्र एवं मंद प्रकाश की संवेदनशीलता का। कौन सी, यानी कि शंकु जहां तीव्र प्रकाश में दृष्टि के लिए संवेदनशील होते हैं, वहीं रॉड्स यानी कि दंड मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए संवेदनशील होते हैं। मुझे उम्मीद है ये श्रृंखला आपके लिए लाभदायी हो रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे पिछले वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यूवर्स की संख्या काफी है जो चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरे चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मनोविज्ञान से संबंधित लाती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।